हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार कंप्लीट कर लिया था और आज से हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश स्टार्ट करने वाले हैं और इसे भी हम बहुत डीपली अच्छे से एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना होती है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर ये आपके कवर हो गया है तो आने वाले जो टॉपिक है नदियाँ, जलवायु, कृषि, ये जो टॉपिक है ये आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनसे आपकी जो एक बेस है वो मजबूत हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। उसके पहले हम कुछ बेसिक जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं। उसमें हम यहाँ पे देखने वाले वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हम वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बहुत डीपली से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें बेसिक सा हमें इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश है तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसके बारे में हम यहाँ पे बेसिक सा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, ये विचारक थे, अल्फ्रेड वेगनर। इनके द्वारा 1912 में अपनी जर्मन भाषा के अंदर ही एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। वो सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया था कि महाद्वीपीय जो पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, शुरुआत में किस प्रकार से थे वो, उसके बारे में उन्होंने हमें इसमें बताया था। उसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ जो उनका मानना था। तो उन्होंने अपनी जो ये बुक थी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें उन्होंने हमें क्या बताया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में पृथ्वी है। तो इनका मानना था जो कार्बोनिफेरस युग था, वेगनर के द्वारा अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये बताया गया कि जो कार्बोनिफेरस युग था, मतलब आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व का जो युग था, उसमें एक जो पृथ्वी थी उस पर एक गेंद के भांति कण इकट्ठे हुए थे। महाद्वीपीय भाग के गेंद के भांति कण इकट्ठे हुए थे, उन्हें कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, जो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था पेंजिया कहा जाता था। यहाँ लिख भी देता हूँ, पेंजिया और पेंजिया 2 भागों में बटा हुआ था। पेंजिया कितने भागों में बटा हुआ था, एक सेकेंड। पेंजिया 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग था वो कहलाता था अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था पेंजिया का वो कहलाता था गोंडवाना लैंड। इस प्रकार से कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीप एक गेंद के आकार से पृथ्वी पर था और वो 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। और इन दोनों के जो मध्य में जो सागर स्थित था वो सागर कहलाता था तेतीस सागर। ठीक है, जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इन दोनों के मध्य का जो सागर था वो सागर तो कहलाता था तेतीस सागर। और इसके अलावा जो बाकी का जो सागर था ये पूरा संपूर्ण सागर कहलाता था पेंथालासा। ठीक है, वेगनर ने 1912 में जर्मनी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उन्होंने इसका प्रतिपादन इसमें किया है। तो हमें जो यहाँ पे ध्यान रखनी बात है वो हमें सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो हमें ध्यान रखना है तेतीस सागर के बारे में हमें ध्यान रखना है, और एक गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बारे में हमें याद रखना है, क्योंकि जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है उनकी उत्पत्ति तेतीस सागर और गोंडवाना लैंड से हुई है। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ जो उत्तरी भाग है उससे क्या बनता है। तो उत्तरी भाग से बना है एशिया, और एशिया के अलावा बना है यूरोप, और यूरोप के अलावा बना है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो अंगारा लैंड है उसका एक भाग था लोरेशिया से उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ है, और जो अंगारा लैंड है उससे एशिया व यूरोप का निर्माण हुआ है। और गोंडवाना लैंड का निर्माण भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन महाद्वीप का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। और इन दोनों को संपूर्ण कहा किया जाता था पेंजिया। ठीक है, और इन दोनों के मध्य के सागर को तेतीस सागर कहते थे, संपूर्ण सागर को पेंथालासा सागर कहते थे। कार्बोनिफेरस युग था ये, इसके बारे में हमने इतनी बेसिक हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बहुत डीपली में एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना बेसिक सा ध्यान रखना था जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की ट्राई करूँगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट में हम बेसिक से देख लेते हैं कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण किस तरीके से है। तो राजस्थान है, तो राजस्थान में जो उच्च शिखर है वो लगभग 1% हमें देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान की पर्वत श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला में 6% देखने को मिलती है ओवरऑल। और जो राजस्थान का पठार है वो पठार हमें 31% देखने को मिलता है।
राजस्थान में जो निम्न भूमि है वो निम्न भूमि 11% हमें देखने को मिलती है, और जो राजस्थान में समतल मैदान है वो हमें 51% देखने को मिलता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण या विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में किया है। ठीक है, राजस्थान का भूगोल का जो वर्गीकरण है वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जो उस समय के जो राजस्थान विश्वविद्यालय हैं उसके प्रोफेसर थे, उनके द्वारा अपनी एक पुस्तक थी राजस्थान के भूगोल, हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा निकाली गई थी। उसमें उन्होंने भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसमें इसका प्रकाशन हमने देख लिया और ये किसकी बुक थी इसके बारे में हमने बेसिक से बात कर ली। अब इन्होंने क्या किया था कि जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश था उसको 7 भागों में वर्गीकृत किया था। 7 भागों में इन्होंने राजस्थान के भूगोल को वर्गीकृत किया था, जिसमें आप देख सकते हैं पहला नहरी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, तीसरा अर्धशुष्क मरुस्थल, चौथा अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी कृषि औद्योगिक क्षेत्र और बीहड़ भूमि। इस तरीके से इन्होंने 7 प्रकार से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसका विभाजन किया था। ये 1968 में इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था, लेकिन उसके बाद इसको मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि उसके बाद जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, जो अभी ऑथेंटिक बुक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की चलती है, वो आ गई थी। उसके बाद उसकी मान्यता रद्द कर दी गई और इसको ऑथेंटिक ठहराया गया। तो उसमें भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का विभाजन 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में किया। ठीक है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को मूल रूप से 4 भागों में बांटा। उन्होंने 7 भागों में बांटा था, अब इन्होंने 4 भागों में उन्हें बांट दिया, और जो बाकी के प्रकार है उन 4 भागों के अंदर ही उप भागों के तौर पर ऐड कर दिए हैं। 1994 में से लेके अभी तक जो राजस्थान ज्योग्राफी की ऑथेंटिक बुक जो मानी जाती है वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की मानी जाती है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा निकाली जाती है, और उससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको उससे रीड भी लगाने की ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो इन्होंने 4 भागों में बांटा, तो सबसे फर्स्ट में इन्होंने बांटा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, ये फर्स्ट भाग था। उसके बाद देखने को मिलता है हमको दूसरा मध्य अरावली या अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा में देखने को मिलता है उपजाऊ मैदान या पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा में देखने को मिलता है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, इसको हम एक बार ये मैप मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, उससे भी देख सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट है थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, फर्स्ट में ये है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा में देखने को मिलता है दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको ऐड कर रखा है हमने। और इनके जो उपनाम हैं वो भी हम आपको बताता हूँ। थार के मरुस्थल में पहले 21 जिले लगते थे, बट अब 19 जिले हो गए हैं नए जिलों के आधार पर, जिसको हम देख सकते हैं। जो थार का मरुस्थल है उसको मरु प्रदेश कहते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको मेरू पर्वत कहते हैं, इनका उपनाम बता रहा हूँ मैं। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको मेवात क्षेत्र भी कहते हैं, और जो हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार है उसको माल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जो भी हमने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं थार के मरुस्थल का निर्माण 33 सागर के द्वारा हुआ है, अरावली पर्वत का निर्माण गोंडवाना लैंड के अवशेषों से हुआ है, 33 सागर का निर्माण पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण 33 सागर से हुआ है, और जो दक्षिणी पूर्वी पठार है उसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। गोंडवाना लैंड के अंदर हमें दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर हमें 7 जिले देखने को मिलते हैं। जो पूरा हाड़ौती का पठार है वो 7 जिलों से मिलकर बना है, और 21 जिलों से मिलकर पूर्वी मैदानी प्रदेश बना है, और जो अरावली पर्वतीय श्रेणी है वो 21 जिलों से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके जो उपनाम है वो बता दिए, किससे इनका निर्माण हुआ और किस जिले से मिलकर ये बने हैं, उसके बारे में हमने इसको डिटेल में आपको बता दिया है। उसके बाद हम एक एक करके ये जो 4 राजस्थान के भूगोल में हरिमोहन सक्सेना के द्वारा वर्गीकरण किया गया है भौतिक भूगोल प्रदेश का, तो उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करने वाले हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मध्य अरावली, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठार। इस तरीके से सीरीज़ वाइज हम सारे इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थार का मरुस्थल।
आज हम थार का मरुस्थल की स्टार्ट करने वाले हैं और इस प्रकार से सीरीज वाइज हम पूरे कंप्लीट ज्योग्राफी को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में पहले तो हम बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थार के मरुस्थल को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो थार का मरुस्थल है वो दो देशों के मध्य बटा हुआ है। एक तो हमें भारत और एक है पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य में थार का मरुस्थल स्थित है। तो जो भारत है उसके भारत के 4 राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और जो पाकिस्तान है उसके सिंध प्रांत में हमें थार का मरुस्थल देखने को मिलता है और पंजाब प्रांत के अंदर हमें देखने को मिलता है। पर जो ज़्यादातर जो सिंध का प्रांत है उसके अंदर हमें जो थार का मरुस्थल है उसको देखने को मिलता है। जो भारत है, भारत में तो जो थार का मरुस्थल है तो उसका नाम थार का मरुस्थल ही होता है। बट जो पाकिस्तान है उसमें इसका नाम बदलकर थाल का मरुस्थल के नाम से वो जानते हैं। इसे हम रेगिस्तान कहते हैं, वो चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। और जो भारत है, भारत में थार का मरुस्थल का 60% हिस्सा भारत में है और 40% हिस्सा पाकिस्तान में है। उसके अलावा एनसीईआरटी के एक नए डाटा आए हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है अभी जस्ट, कि जो एनसीईआरटी के अनुसार 85% हिस्सा भारत में है और 15% हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है। इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी का भी डाटा यहाँ ऐड कर रखा है। एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई ऑप्शन आए तो आप एनसीईआरटी पे जाए, क्योंकि ये ऑथेंटिक होता है। उसके बाद हम बेसिक पढ़ लेते हैं। जो थार का मरुस्थल है एनसीईआरटी के अनुसार भारत में 85%, जबकि पाकिस्तान में 15% फैला हुआ है। ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है। और थार के मरुस्थल का जो थार का मरुस्थल है विश्व का 5वां गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल वो 5वें नंबर पे थार का मरुस्थल आता है। अब बाकी के जो 4 मरुस्थल है उनको भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए, इस तरीके का कन्फ्यूजन ना रखे। तो जब सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तीसरा अरब का मरुस्थल, सऊदी अरब में। चौथा कालाहारी मरुस्थल, ये भी अफ्रीका में है। और लास्ट में 5वें नंबर पे आता है हमारा थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान 2 देश के मध्य विभाजित है, में फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट ऐड कर रखे हैं जो आप देख सकते हैं विशेष के तौर पे, जैसे जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, सर्वाधिक जीवों की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछने के वो रहते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो ध्यान रहता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो हमें सिर्फ सहारा मरुस्थल अफ्रीका, इसका ध्यान रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि जनसंख्या, सबसे अधिक जीवों की उत्पत्ति या जीवों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि, घनत्व की दृष्टि से तो बड़ा नहीं है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नोट लगा के ऐड भी कर रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का 17वां स्थान है। क्षेत्रफल में देखें तो थार का 17वां स्थान है, पर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो थार का फर्स्ट स्थान है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। उसके बाद हम थार के मरुस्थल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थार का मरुस्थल है ये जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में है, उसमें आप देख सकते हैं जो थार का मरुस्थल है उसके भी कई उपभाग बटे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में महान मरुस्थल है थार का मरुस्थल। उसके बाद आप देख सकते हैं घग्गर नदी का घग्गर का मैदान, उसके बाद शेखावटी क्षेत्र, फिर लूनी बेसिन का मैदान। जो महान मरुस्थल है उसमें हमें 6 जिले देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो घग्गर का मैदान है उसमें 3 जिले हमें देखने को मिलते हैं। शेखावटी में हमें 5 जिले देखने को मिलते हैं, पहले 3 थे, बस अभी नए जिलों के अनुसार 2 जिले और ऐड हो चुके हैं, इसलिए 5 हो गए। और लूनी बेसिन के मैदान में हमें 7 जिले देखने को मिलते हैं, 6 पुराने, 1 अभी नया ऐड हुआ है। वो इस प्रकार से जो टोटल निकल के आता है वो 19 जिले हमें राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारे जिलों को बेसिक से डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे वैसे मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया है, बट मुझे जहाँ पे लगा कि ट्रिक्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से ट्रिक्स याद ऐड कर रखी है नोट्स में। बाकी ये मेरे फर्स्ट नोट्स है जिसमें मैंने कभी ट्रिक्स ऐड की है, क्योंकि मैं ट्रिक्स को प्रेफर नहीं करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जिलों के पुनर्गठन के बाद वर्तमान में थार के मरुस्थल में 19 जिले आते हैं। ये मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था, 19 जिले आते हैं। अब हम एक एक करके सारे जिलों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे एक ट्रिक ऐड कर रखी है।
बीका व शेखा ने जोधा व पायल से मरुस्थल में बात ना की यार। ठीक है, बीका व शेखा ने जोधा व पायल से मरुस्थल में बात ना की यार, जिसमें आप देख सकते हैं बीकानेर, बीका से आ जाता है बीकानेर संभाग जो 4 जिले लगाता है। शेखा से आ जाता है शेखावाटी क्षेत्र जिसमें 3 जिले आते हैं। जोधा से आ जाता है जोधपुर संभाग जिसमें 6 जिले आते हैं। पायल से पाली संभाग 3 जिले, एक सेकेंड। और ना से आ जाता है नागौर जिला 2 जिले बनाता लगते हैं नागौर के। उसके बाद यार आ जाता है जो है ब्यावर एकमात्र जिला। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ऐड कर रखी है बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। शेखावाटी क्षेत्र के 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू। जोधपुर संभाग के 6 जिले, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। पाली के 3, पाली, जालोर, सांचौर। नागौर जिले के नागौर, डीडवाना, कुचामन जो अभी अलग हुआ है नागौर से। और ब्यावर जो अजमेर से अलग हुआ है, एकमात्र एक जिला। तो ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अरावली के पश्चिमी भाग में राजस्थान के कुल ज़िले कितने लगते हैं, तो 20 ज़िले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मरुस्थल के 19 ज़िले प्लस एक सिरोही बराबर 20 ज़िले हो जाते हैं। ठीक है, और थार के मरुस्थल के 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अभी मैंने मैप में भी देखा था, उसके भी ज़िले मैं आपको बता देता हूँ। जो महान मरुस्थल उसको 6 ज़िलों में बांटा गया है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा। घग्गर का मैदान को 3 जिलों में बांटा गया है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। शेखावाटी क्षेत्र 5 जिलों में, पहले 3 अभी 2 और ऐड हो गए, 5 सीकर, चूरू, झुंझुनू। नागौर का उत्तरी भाग व डीडवाना, कुचामन। उसके बाद लूडी बेसिन का मैदान 6 पहले के 1 अभी जुड़ा है, ऐसे करके 7 जिले, अजमेर, नागौर का दक्षिणी भाग, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। इस प्रकार से लूणी बेसिन को 7 जिलों में बांटा गया है। उसके बाद हम थार के मरुस्थल का विस्तार के बारे में बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। जो थार का मरुस्थल है उसमें आप देख सकते हो जो थार के मरुस्थल की जो लंबाई है, कुल लंबाई वो है 640 किलोमीटर या 640 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आपको 640 किलोमीटर को टिक करना है। इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ऑथेंटिक है और 300 किलोमीटर आपको पुरानी बुक्स में देखने को मिल जाता है। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर हमें देखने को मिलती है। इसका जो क्षेत्रफल है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर या 61%, ये 61.11% हमें देखने को मिलता है। 61.11% पे टिक लगाना है अगर दोनों ऑप्शन में आए तो। जनसंख्या जो थार के मरुस्थल की जो जनसंख्या है वो कुल राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जलवायु शुष्क होती है। यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो पाई जाती है रेतीली, बालू, बलुई, अम्लीयता, क्षारीयता युक्त मिट्टी पाई जाती है। कृषि यहाँ पे खरीफ की फसल होती है और जो फसलें होती है वो ज्वार और बाजरा की अधिकतम मात्रा में होती है। यहाँ पे खेजड़ी, रोहिड़ा, नागफनी जैसे वृक्ष में देखने को मिल जाता है। रोहिड़ा पुष्प और नदियाँ यहाँ पे घग्गर नदी, काकने नदी, आंतरिक नदियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बांध, जवाई बांध हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ का जो प्रमुख पशु है वो ऊँट है और जो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 व 62 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी थार के मरुस्थल के विस्तार से रिलेटेड। उसके बाद कुछ फैक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जिसमें आप देख सकते हैं विशेषता में ये राज्य का न्यूनतम भूकंप संभावित भौगोलिक प्रदेश है। ये दैनिक तापांतर वाला भौगोलिक प्रदेश है। ये अवसादी चट्टान वाला भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ पे अधिक मात्रा में अवसादी चट्टान मिलती है। यहाँ पे दैनिक तापांतर वाला भौगोलिक प्रदेश है। इसके अलावा जो यहाँ पर आने वाले समय में सर्वाधिक खनिज भंडार का भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ पे आप देखोगे आने वाले समय में बहुत प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम और खनिज का भंडारण आपको देखने को मिल सकता है। यह अरावली का पृष्ठ छाया भाग है। यह राज्य का सबसे युवा भौगोलिक प्रदेश है क्योंकि इसका निर्माण अभी स्टार्टिंग में हुआ है तो सबसे युवा है। ये विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है या भौतिक प्रदेश है। जो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है भौगोलिक प्रदेश में, ये सबसे बड़ा है
और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश। उसके अलावा एक फैक्ट और है कि जोधपुर के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जबकि शेखावाटी का क्षेत्र मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी कई जगह देखने को मिल जाता है कि जोधपुर है उसको तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ से मरुस्थल की शुरुआत होती है, और जो शेखावाटी क्षेत्र है उसको मरुस्थल का सिंह द्वार, जहाँ पे मरुस्थल की समाप्ति होती है, तो ये कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हम राजस्थान रेगिस्तान है उसमें जो बालू का स्तूप का जो निर्माण होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।